हेलो शयान, तुम कब तक घर पहुंच जाओगे? मेरी बीवी नुमैरा की अब तक की तीसरी कॉल आ चुकी थी। मैं इस्लामाबाद से लाहौर जा रहा था। मैंने कहा कि अभी भी 2 घंटे का सफ़र बाकी है। तो वो कहने लगी, आज तो बारिश की पेशन गोई है। तूफान इतनी बारिश की पेशन गोई हुई है। कोशिश करो कि स्पीड से गाड़ी चलाओ। बस मुझे तुम्हारी फिक्र खाई जा रही है। मैंने कहा, तुम फ़ोन बंद करोगी तो मैं ड्राइविंग पर फोकस करूँगा ना। कब से 10 कॉल्स कर चुकी हो। मैंने बेजारी से उससे कहा था। वो कहने लगी, मुझे तुम्हारी फिक्र है तो ही तुम्हें कॉल कर रही हूँ, नहीं तो ना सही नहीं करती कॉल। मैंने बोला कि नुमैरा, मेरी बात सुनो। लेकिन फटाक से फ़ोन बंद हो गया था। वो ऐसे ही थी, मुझसे बेतहाशा मोहब्बत करती थी, मेरी फिक्र करती थी, और मैं भी इससे बहुत मोहब्बत करता था। हमारी लव मैरिज हुई थी और हम दोनों कज़न भी थे, इसलिए शादी में कोई भी खास रुकावट नहीं हुई थी। अब तो हमारा छोटा सा बेटा भी हुआ था, 2 साल का। मेरी जिंदगी बेहद खुशहाल गुजर रही थी। अच्छा खासा बिजनेसमैन था, घर में हर सहूलत मौजूद थी, खूबसूरत और मोहब्बत करने वाली बीवी भी थी, जो मेरी बहुत फिक्र भी करती थी। बड़ी ही मुतमईन जिंदगी गुजर रही थी मेरी। लेकिन मैं नहीं जानता था कि आज की रात मेरा सब कुछ तबाह हो जाएगा। रात को तेज तूफानी बारिश होने लग गई थी। मैंने कहा, लो जी, पेशन गोई पूरी हो गई है। बारिश इस कदर तेज और एकदम शुरू हुई कि मेरी सोच बोझ गुम हो गई थी। मैं गाड़ी की स्पीड बढ़ा चुका था, लेकिन बारिश की स्पीड भी काफ़ी बढ़ चुकी थी। सामने गाड़ी के फ्रंट शीशे पर वाइपर चलाने के बावजूद भी सामने से कुछ ठीक से नज़र नहीं आ रहा था। ऐसा लगता था कि तूफान आ गया है। अभी भी मैं यही सोच रहा था कि गाड़ी की स्पीड हल्की रखूं या बढ़ा लूं कि मेरी गाड़ी अचानक झटके से रुक गई थी। शायद गाड़ी बहुत ज़्यादा हिट हो गई थी, क्योंकि मैं इस्लामाबाद से लाहौर आते हुए एक जगह भी रुका नहीं था। बस मेरी कोशिश थी कि जल्द अज जल्द लाहौर पहुंच जाऊं। इस्लामाबाद में मेरे एक दोस्त की शादी थी, जिसे अटेंड करके मैं रात को ही निकल आया था, क्योंकि मेरा बिल्कुल मूड नहीं था वहाँ रात गुजारने का। लेकिन ये नहीं पता था कि आधी रात को मेरी गाड़ी मुझे दगा दे जाएगी। मैं कई बार गाड़ी स्टार्ट कर चुका था, लेकिन वो चल ही नहीं रही थी। पता नहीं क्या मसला हुआ था। मैंने पानी की बोतल निकाली और बरसती बारिश में फ्रंट डोर खोल कर बाहर निकला। गाड़ी का बॉन्ट उठाया। जैसे ही पानी डाला तो धुआं निकला था, और साथ ही भाप भी निकली थी। शायद गाड़ी बेतहाशा गर्म हो चुकी थी। मुझे तो ये डर लगने लगा था कि कहीं फट ही ना जाए। मैंने पानी डालना छोड़ दिया। सोचा कि 2-4 घंटे अगर इसको यूं ही छोड़ दूं तो गाड़ी ठीक हो जाएगी। लेकिन बरसती बारिश का क्या करता। पहले सोचा कि 2-4 घंटे गाड़ी में बैठ जाऊं, लेकिन गाड़ी के इंजन से मुझे अजीब सी बदबू सी आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि शॉर्ट सर्किट हो गया है और कोई वायर भी जल चुका है। तो मुसीबत थी, क्योंकि इस तूफानी बारिश में तो मुझे कोई मैकेनिक भी अभी मिलने से रहा था। बाहर खड़े मुझे बस 2 मिनट ही लगे थे कि और मैं पूरा भीग चुका था। सोचा कि सुबह तक गाड़ी में बैठता हूँ, लेकिन मेरे होश इस वक्त उड़े जब गाड़ी का दरवाज़ा मैंने खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा अंदर से लॉक था। और होश मेरे दोबारा इस वक्त उड़े जब मैंने गाड़ी के अंदर लगी हुई चाबी को देखा। अफरा तफरी में मैं गाड़ी की चाबी उतारना भूल गया था और दरवाज़ा भी लॉक करके दरवाज़ा बंद करके बाहर निकला था। गाड़ी बिल्कुल लॉक हो चुकी थी। मेरा जी चाहा कि इस गाड़ी के बॉन्ड पर सर मारकर अपना सर खोलूं। मैं इतनी बड़ी हिमाकत कर चुका था कि बयान से बाहर था। फिर आसपास देखा तो कुछ फासले पर मुझे लाइट जलती हुई नजर आने लगी। शायद कोई नई सोसाइटी थी, लेकिन बहुत कम आबाद थी, क्योंकि दूर दूर कहीं कहीं किसी बल्ब की रोशनी दिखाई दे रही थी।
मैंने सोचा कि आज की रात के लिए किसी से पनाह मांग लेता हूँ। सुबह होते ही चला जाऊंगा। तकरीबन 1 डेढ़ मील की मुसाफत ही तय करने के बाद वो आबादी शुरू हुई थी। आबादी क्या थी, सड़क भी ठीक से तामीर नहीं हुई थी। काफी गैर आबाद इलाका था। सड़कों पर अभी तक मिट्टी और पत्थर से पड़े हुए थे। कहीं कहीं घर बने हुए थे, वो भी काफी काफी फासले पर। इनमें से एक ही घर ऐसा था जो कि कुछ बेहतर तामीर शुदा थे, वरना कुछ घर जेर तामीर थे और कुछ खालमली प्लाटों पर तो मिट्टी का ढेर ही पड़ा हुआ था। मैं बड़ी मुश्किल से चलता हुआ जा रहा था। उसकी बत्ती चल रही थी। सर्दियों की बारिश थी, इसलिए मैं कांप रहा था। मैंने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कोई भी दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। मैंने बुरी तरह से दरवाज़ा पीटा था। फिर मुझे एक निस्वानी आवाज़ सुनाई। वो कहने लगी, जी कौन? मैंने कहा, दरवाज़ा खोलिए प्लीज़, मैं मुसाफिर हूँ और मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है। उसने थोड़ा सा दरवाज़ा खोल के मुझे झांक कर देखा। इस वक्त तो मुझे सिर्फ उसकी काली आंखें ही नजर आई थी। वो कहने लगी, जी कहिए। मैंने कहा, देखिए मैं मुसाफिर हूँ और मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है और यहाँ दूर दूर तक आपके घर के अलावा और कोई भी घर नज़र नहीं आ रहा जहाँ मैं पनाह ले सकूँ। मुझे सिर्फ सुबह तक के लिए पनाह चाहिए थी। तो वो कहने लगी, देखें मैं आपको अपने घर में नहीं रख सकती। मेरे वालिदैन मेरी नानी की वफ़ात पर गांव गए हुए हैं और मैं घर पर अकेली हूँ। आप प्लीज़ किसी और से पनाह मांग लें। इससे पहले कि वो दरवाज़ा बंद कर देती, मैंने दरवाजे पर हाथ रख दिया। मैंने कहा, देखिए मोहतरमा, मैं बहुत शरीफ इंसान हूँ। मेरे घर में मेरी बीवी है, बच्चा है। मैं ऐसा वैसा नौजवान नहीं हूँ। खुदा के लिए मैं आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। बहुत ठंड लग रही है। अगर आप कहेंगे तो बस एक किसी कोने में बैठा रहूँगा। मुझे सिर्फ 4 घंटे गुजारने हैं। जैसे ही बारिश थमेगी मैं फौरन से आपके घर से बाहर निकल जाऊँगा। इतने से वक्त के लिए मुझे पनाह चाहिए। प्लीज़ मुझे पनाह दे दें। यहाँ दूर दूर तक मुझे कोई दूसरा घर दिखाई नहीं दे रहा। लड़की ने कुछ देर सोचा, फिर दरवाज़ा खोल दिया। वो लड़की दरवाजे से पीछे हट गई। मैं अंदर आ गया। इसका घर अंदर से बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बना हुआ था, बस मुनासिब बना हुआ था। खुला सहन था और 5 मिनट की हमारी बातों की तकरार में वो खुद भी भीग चुकी थी। उसने दरवाज़ा बंद किया और तेज़ी से अंदर की जाने बढ़ गई। मैं भी इसके कदमों की तकलीद करता हुआ अंदर पहुंच गया। छोटा सा लाउंज था और दोनों अतराफ 2-2 कमरे बने हुए थे। उसने एक कमरे की तरफ मुझे इशारा किया और कहने लगी, आप यहाँ चले जाइए। मैंने कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैं खुद भी गिली हो चुकी थी, इसलिए सामने की जानिब एक कमरे में वो चली गई। मैं भी इसके बताए हुए कमरे में चला गया था। कमरे में आया तो मेरे कपड़ों से पानी टपक रहा था, बालों से। मैंने कहा, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे इस लड़की से तौलिया और कपड़े भी मांग लेने चाहिए। गीले कपड़ों में मैं अगर बेड पर बैठूंगा तो इस बेचारी का तो पूरा बेड ही गीला हो जाएगा। कमरे में कोई सोफा नहीं था, ना ही कोई कुर्सी थी, सिर्फ डबल बेड था और यहाँ दीवार की अलमारी थी। और ये भी गैर मुनासिब सी बात लगी कि मैं खुद अलमारी खोलता और कपड़े निकाल देखता। बहरहाल मैं वहीं खड़ा था और मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं और क्या ना करूं। कुछ देर तो मैं ये सोचता रहा कि क्या मुझे कमरे से बाहर निकलना चाहिए या नहीं। फिर सोचा कि इस लड़की से मदद मांग ही लेता हूँ। मैं कमरे से बाहर निकला तो लाउंज बिल्कुल खाली था। मैं जानता था कि वो किस कमरे में गई है। मैं इसके कमरे के बाहर खड़ा हो गया और फिर मैंने कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। फिर मैंने कहा, मोहतरमा
ज़रा मेरी बात सुनेंगी? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मैंने फिर से दरवाज़ा खटखटाया, फिर से इसे पुकारा, लेकिन अंदर गहरी खामोशी थी। कुछ देर इंतज़ार करता रहा। फिर मैंने दरवाज़े का नॉब घुमाया तो दरवाज़ा खुल गया। शायद वो दरवाज़ा लॉक नहीं था। जब मैं कमरे के अंदर आया तो कमरा खाली था। मैं हैरान हुआ कि वो लड़की कहाँ चली गई। अभी तो वो मेरे सामने वो इसी कमरे में गई थी। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि अचानक से वॉशरूम का दरवाज़ा खुला। वो शायद बारिश से भीग चुकी थी, इसलिए नहाने चली गई थी। जैसे ही वो बाहर आई, इसे देखकर तो मेरा दिमाग घूम के रह गया था। काफ़ी गहरा गला था इसके लिबास का और सर पे तौलिया बांध रखा था कि जैसे ही मुझे देखा पूरी तरह से घबरा गई। अपने दोनों हाथ इसने अपने गले पर बांध दिए और दोनों कंधों को हाथों से पकड़कर खुद को छुपाने की कोशिश की थी। मैं फौरन से नज़र झुकाकर अपना रुख बदल गया। मैं फिर कमरे की बैरूनी तरफ रुख करके खड़ा हो गया। शायद इसका दुपट्टा या चादर बेड पर था। इसने फौरन से अपने ऊपर चादर ली और खुद को लपेट लिया। फिर वो कहने लगी कि आप मेरे कमरे में क्यों आए हैं? इसका लहजा काफ़ी सख्त था। मैंने कहा तो देखें मोहतरमा, मैं कभी भी ऐसी हमाकत नहीं करता, लेकिन मजबूरन ही मुझे यहाँ आना पड़ा और कमरा खाली था। मुझे लगा शायद आप कमरे में नहीं हैं। कमरे में आने से पहले मैंने 2 बार दस्तक दी थी, आपको पुकारा भी था। तो वो कहने लगी, जी फरमाइए, क्या काम था आपको? इस बार भी इसका लहजा सख्त था। मैंने कहा, असल में मैं काफ़ी भीग चुका हूँ, मुझे तौलिया और कपड़े मिल सकते हैं? जिस पर वो मुझसे कहने लगी, आप 2 मिनट बाहर जाएं, मैं आती हूँ। मैं फौरन से कमरे से बाहर निकल गया, लेकिन मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। इसका सरापा मेरी आंखों के सामने आते ही ना जाने मुझे क्या होने लगा था। एक खुमारी सी थी जो मुझ पर छाने लगी थी। वो लड़की जब बाहर आई तो सर पे दुपट्टा अच्छी तरह से लेकर रखा था, लेकिन खाली हाथ थी। हाथ में ना कपड़े थे ना तौलिया। जिस कमरे में इसने मुझे ठहराया था वो इस कमरे में चली गई। मेरा दिल किसी कटी पतंग की तरह इसके पीछे जाने को तैयार था। आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए मैं इसी कमरे में चला गया। कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था, जिस कमरे में इसने मुझे ठहराया था। शायद इसके वालिद का था। वो अलमारी खोले एक मर्दाना जोड़ा निकाल रही थी, साथ में एक साफ सुथरा तौलिया भी। मैं कमरे के अंदर आ गया और कदम बढ़ा के इसके पास चला गया। मेरे दिमाग पर अजीब सा फितूर छाने लगा था। मैं बार बार अपने आप को ये समझाने लगा कि ये गलत है। इस लड़की ने तो मुझे पनाह दी है, मुझे इसके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए, अपने जज्बात पर काबू रखना चाहिए। लेकिन शैतान तो जैसे मेरे दिमाग पर, मेरे दिल पर काबिज हो चुका था। मैं चाहकर भी ये अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। मैं बिल्कुल इसके साथ जाकर खड़ा हो गया और फिर वो लड़की जैसे ही पलटी तो मुझसे टकराई थी। वो बहुत बुरी तरह से बौखला सी गई थी। इससे पहले कि वो गिरती, मैंने दोनों हाथों से उसे थाम लिया था। वो लड़की कहने लगी, हाथ छोड़ें मेरा। लेकिन मेरा दिमाग और मेरा दिल इस वक्त शैतान के शिकंजे में बुरी तरह फंस चुका था। मैं बस इसे देखिए जा रहा था। मैं बेकाबू सा हो चुका था। हालांकि मैं बुरा इंसान नहीं था, लेकिन मैं इसे देखकर बहक गया था। इसके सर से दुपट्टा उतरा तो इसके गीले बाल देखकर मैं मज़ीद पागल सा हो गया। वो कहने लगी, प्लीज़ ये आप क्या कर रहे हैं? मैं इसके करीब आने लगा। इसके हाथ से मैंने कपड़े और तौलिया पकड़ा और एक तरफ फेंक दिया। ये देखकर वो बुरी तरह घबराई थी। वो कहने लगी, छोड़ो मुझे, मुझे नहीं पता था कि तुम इस किस्म के शख्स हो और इस इरादे से आए। मैंने कहा कि मेरे बस में नहीं है। वो मुझसे अपना आप छुड़ाने लगी। उसी वक्त लाइट भी बंद हो चुकी थी और तेज़ गरजते बादल पर वो बुरी तरह से डरी थी और मेरे सर पर शैतान बिल्कुल सवार हो चुका था। मैं इसे अपनी पनाहों में ले चुका था। कब मैं इसे बेड तक लाया और कब होश मुझे इस वक्त आया जब
अपना वार चला चुका था। वो लड़की सिसकियों से रो रही थी और जैसे मुझे होश आया मैं तो शर्मिंदा सा होने लगा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं इतनी बड़ी गलती और इतना बड़ा गुनाह भी कर सकता हूँ। मेरे बराबर में बैठी, घुटनों पर कोहनियाँ रखे, वो अपना चेहरा छुपाए रोए जा रही थी। मैं फौरन से उठकर बैठ गया और कमरे से बाहर चला गया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं इतना बड़ा गुनाह भी कर सकता हूँ। बारिश रुक चुकी थी और मैं इस कदर शर्मिंदा था कि समझ नहीं पाया था कि इस लड़की का सामना कैसे करूं, जिसको मैं बर्बाद कर चुका था। इस वक्त मुझे घर से बाहर निकल जाना ही बेहतर लगा। मैंने दरवाज़ा खोला और बाहर निकल के दरवाज़ा बंद कर दिया। चारों तरफ पानी ही पानी खड़ा था और एक गहरा सन्नाटा था। अपनी गाड़ी के पास आया, वहाँ 3-4 नौजवान मेरी गाड़ी को धक्का दे रहे थे, क्योंकि मेरी गाड़ी के पीछे इनकी गाड़ी रुकी हुई थी। शायद वो मेरी गाड़ी को सड़क के किनारे लगाने की कोशिश कर रहे थे। फिर मुझे देखकर पूछने लगे कि क्या ये आपकी गाड़ी है? मैं तो यूं था जैसे कि गायब दिमाग हो चुका हूँ। मेरा दिमाग तो बस इस लड़की की तरफ ही लगा हुआ था। मैंने कहा, जी मेरी गाड़ी है। मेरी गाड़ी को गड्ढे से निकाल चुके थे। मैं गाड़ी में बैठ गया, गाड़ी स्टार्ट की तो गाड़ी भी स्टार्ट हो गई। पता नहीं मुझसे शैतान ने ये गुनाह करवाना था। मैंने गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा, लेकिन पूरा सफ़र वहाँ से किया। सुबह की रोशनी फैली तो मैं घर पहुँच चुका था। अपने दरवाजे के सामने जब मैंने हॉर्न देना शुरू किया तो दरवाज़ा चौकीदार ने खोला था। मैं अंदर आ गया। लाउंज में ही मेरी बीवी मेरा इंतज़ार कर रही थी। वो मुझे देखते ही कहने लगी, मैंने कहा भी था कि रात का सफ़र मत करें, बारिश की पेशन गोई है। मैंने कहा, बस गलती हो गई मुझसे, तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। मैं लाहौर पहुंच चुका था, लेकिन दिमाग वहीं इस इलाके के इसी मकान में लगा हुआ था जहां मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। गलती नहीं, बहुत बड़ा गुनाह कर दिया था। मैं लाउंज के सोफे पर आके सर पकड़ कर बैठ गया। मेरी बीवी नमैरा मेरे पास बैठी और कहने लगी, शायद शायान क्या हुआ है आपको? मैंने कहा, नहीं कुछ नहीं, बस सर में दर्द हो रहा है। तो वो कहने लगी, अच्छा आप कपड़े चेंज कर लें, मैं आपको चाय बना कर ला देती हूँ। सर का दर्द भी ठीक हो जाएगा। मैं शादीशुदा था, एक बेटी का बाप था। मेरी बेटी 2 माह की थी और मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं इतनी बड़ी गलती भी कर सकता हूँ। बहरहाल मैं इस वाक़ये को भूलने की कोशिश करने लगा, लेकिन जब भी आंखें बंद करता तो इस लड़की की सिसकियाँ मुझे सुनाई देने लगती थी। मैं बेचैन होकर उठ बैठता। मेरी बीवी नुमैरा मुझसे कहने लगती कि आपको क्या हो गया है? मैं इस वक्त बदहवासी का शिकार था। मेरे कानों में इस लड़की की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी, जो मेरी मिन्नत समाजत करते रहे कि मैं इसकी ज़िंदगी बर्बाद ना कर दूँ। चंद महीने बाद इसकी शादी थी, लेकिन मुझ पर तो जैसे शैतान हावी हो चुका था। इसकी कोई पुकार नहीं सुनी थी और इसकी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा, मेरा ज़मीर मुझे मलामत करने लगा था। मैंने सोचा कि मुझे जाकर इस लड़की से माफ़ी मांगनी चाहिए या फिर इसे निकाह कर लेना चाहिए, क्योंकि मैंने बहरहाल इसकी ज़िंदगी बर्बाद की थी। जब मैं 1 महीने बाद वापस गया और इसके घर के सामने अपनी गाड़ी को रोकी तो मेरा पूरा जिस्म काँप रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे अपने जुर्म का एतराफ़ करूँगा। इसके वालिदैन तो मुझे बुरा भला कहते होंगे, लेकिन मैं अपने अंदर बेहद शर्मिंदा था। मैंने सोचा था कि आज माफ़ी मांग लूँगा, लेकिन ये भी जानता था कि मेरी बीवी कभी भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेगी कि मैं इस पर सौतन लाकर बिठा दूँ। लेकिन इस लड़की का भी कोई कसूर नहीं था जिसके साथ मैंने ज़्यादती की थी।
मैंने फिर दस्तक देनी चाही। दरवाजे का ताला देखकर मेरे होश उड़े थे। मैंने आसपास से पूछा तो वो कहने लगे कि 1 हफ्ता हो गया ये लोग घर छोड़ के जा चुके हैं। मैंने पूछा कि कहाँ गए हैं? तो वो कहने लगे हम नहीं जानते, हमें नहीं मालूम ये लोग कहाँ गए हैं, लेकिन सुना है कि वो अपना ये घर बेच चुके हैं। मैं वापस गाड़ी में आकर बैठ गया और सोचने लगा कि इसको कहाँ ढूंढूं और कैसे ढूंढूं। मैं इसका नाम तक तो जानता नहीं था। बहरहाल मैं वापस घर आ गया। आहिस्ता आहिस्ता मैं ये सब कुछ भूलने लगा और अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस लौटने लगा था। मैंने अल्लाह के सामने रो रो के तौबा भी कर ली थी। फिर सोचा कि हो सकता था कि इस लड़की की शादी हो गई हो, वो भी अपने घर में बस गई हो। कभी सोचता था कि कहीं मेरी वजह से इसकी ज़िंदगी बर्बाद ना हो गई हो। ऐसे कई सवाल मेरे दिमाग में मौजूद थे। ज़िंदगी का वक्त यूं ही कटने लगा। मेरा भी फिर से उम्मीद से हो गई और इस बार मेरी बेटी पैदा हुई थी। लेकिन मेरी बेटी काफ़ी बड़ी हो गई थी। लेकिन इसके बाद मेरे घर कोई भी औलाद नहीं। मैंने अपनी बीवी का बहुत इलाज करवाया। ना मेरी बीवी में कोई मसला था ना मुझ में, लेकिन फिर भी हम औलाद से महरूम रहे। बहरहाल मेरी सारी मोहब्बत अपने बेटे और बेटी के साथ मखसूस हो चुकी थी। मैं इसे बाहर ले जाता था, बेतहाशा मोहब्बत करता था। वह गुजरते हुए पता ही नहीं चला कब मेरी बेटी 14 जमातें पढ़ी और यूनिवर्सिटी में जाने लगी और बेटा तालीम मुकम्मल करते ही बैरूनी मुल्क चला गया और वहीं का होके रह गया था। मेरा एक दोस्त था, जिससे मेरी ताल्लुकात बहुत ज़्यादा अच्छे थे। मैं चाहता था कि मेरी बेटी की शादी इसके बेटे से हो जाए, क्योंकि वो काफ़ी वेल स्टाइल था। लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि वो खुद से रिश्ता मांगे और फिर एक दिन इसने मुझसे मेरी बेटी का रिश्ता मांग लिया। मैं बहुत खुश था। जब मैंने अपनी बीवी को ये बात बताई तो वो कहने लगी मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैंने कहा कि तुम जुनैर से एक बार पूछ लो। मेरी बीवी कहने लगी इसे भी कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन मेरी बेटी ने कहा कि वो अपने यूनिवर्सिटी में एक लड़के को पसंद करती है और शादी भी इसी से करेगी। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा मैं तुम्हारी शादी नहीं करूँगा जहाँ मैं चाहता हूँ। मेरे दोस्त का बेटा अच्छा खासा बिजनेसमैन है, अच्छे पैसे कमाता है। यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला लड़का अभी बेरोजगार होगा। तो वो कहने लगी कि वो साथ नौकरी भी करता है, लेकिन मैं शादी उसी से करूँ। मैंने अपनी बेटी पर सख्ती शुरू कर दी। इसने खाना पीना छोड़ दिया। 3 दिन से उसने कुछ नहीं खाया था। बस वो अपने कमरे में बेहाल पड़ी रहती। मेरी बीवी भी रोने लगी कि इकलौती बेटी है, हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, हम चाहें तो इस लड़के को भी स्टील कर सकते हैं जैसे जुनैर पसंद करती है। मैं बेटी की मोहब्बत में हार मान चुका था। मैंने कहा ठीक है, तुम इस लड़की से कहो कि अपने वालिदा के साथ मेरे घर आ जाए, रिश्ता पक्का कर दूंगा। ये सुनकर जुनैरा बहुत खुश हुई। इतवार को इन लोगों ने मेरे घर आना था। मेरी बीवी ने काफ़ी एहतमाम किया हुआ था। मेरी बेटी भी बेतहाशा खुश थी। तो मुझे बार बार कहती थी कि आप दुनिया के सबसे बेस्ट बाबा हैं। मैं जुनैरा को अपने साथ लगा लेता, उसके माथे पर बोसा देता। मैंने कहा बस तुम्हारी मोहब्बत है कि मैं इस लड़के को दामाद बना के लिए तैयार हूँ। वो मुझे गले लगा लेती। शाम के 7 बजे मैं बड़ी बेचैनी से इन लोगों को इंतज़ार कर रहा था। जब डोर बेल बजी तो चौकीदार ने आकर बताया कि कोई बाइक अपनी वालिदा के साथ आया है। मैंने कहा हाँ इसे अंदर भेज दो। वो लोग आ चुके थे। मेरी बीवी और मैं लाउंज के दरवाजे के पास ही खड़े थे ताकि इनका इस्तकबाल कर सकें। जैसे ही वो नौजवान पैंट शर्ट में अंदर दाखिल हुआ और इसके पीछे इसकी वालिदा, जिसने महरून रंग का सूट पहन रखा था, दुपट्टा सर पे ले रखा था। जैसे ही मेरी नज़र इसकी वालिदा पर पड़ी, मेरे तो होश उड़कर रह गए।
मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस लड़की से मेरा सामना उम्र के इस दौराहे पर होगा। मुझे देखकर शायद वो भी पहचान चुकी, क्योंकि मैं वैसे का वैसे ही था। सिर्फ कनपटियों से बाल सफ़ेद होने हुए थे। जैसे ही मेरी इस पर नज़र पड़ी, मैं तो नज़र पलटना भूल गया। शायद वो भी कुछ देर तो वक्त यूं ही गुजर गया। मुझे वो मुलाकात याद आ गई, इसकी सिसकियाँ, इसका रोना, तड़पना, समाजत करना, सब कुछ याद आने लगा। मैं बेचैन होने लगा। ये कैसी सज़ा थी? मैं समझ नहीं पा रहा था कि इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए। मेरी बीवी ने आगे बढ़कर इस औरत के साथ हाथ मिलाया, इसे गले लगाया, इसे अंदर आने ले आई, लेकिन वो बिल्कुल चुप थी। अपने बेटे के बराबर में सोफे पर बैठ गई। उसके सामने सोफे पर मुझे बैठना पड़ा। जुनैरा मेरे बराबर नहीं बैठी और दूसरी जानिब मेरी बीवी बैठ गई। इस खातून से हाल अहवाल करने लगी, लेकिन वो चुप थी, सिर्फ सलाम का जवाब दिया। मेरी बीवी ने बात शुरू की। मुलाजमा टेबल सजा दी, लेकिन उसने एक गिलास पानी तक नहीं पिया था। हालांकि इसके सामने साथ बैठा इसका बेटा बार बार कह रहा था, मम्मा प्लीज़ आप कुछ तो खाएं, आपको कुछ डाल कर दूँ। वो कहने लगी नहीं। कहने लगी मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, प्लीज़ यहाँ से चलते हैं। मेरी बीवी कहने लगी कि आप मुझे बताएं आपको क्या हो रहा है, मैं कोई मेडिसिन दे देती हूँ। तब से हम आप लोगों का इंतज़ार कर रहे थे। बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं तो हमें नहीं लगता कि हमें कोई रुकावट डालनी चाहिए। हमारी तरफ से इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं है। मैं बिल्कुल गुमसुम था। तो वो कहने लगी लेकिन मुझे ये रिश्ता कबूल नहीं है। ये सुनकर इसका बेटा अपनी माँ को देखने लगा और कहने लगा मम्मा प्लीज़, मैं आपसे कहकर भी आया था कि मैं जुनैरा के बगैर नहीं रह सकता। आप घर पर तो राज़ी थी, यहाँ क्या हो गया है आपको? वो कहने लगी फाइक बस चलो यहाँ से, मैं तुम्हारा रिश्ता इस लड़की से नहीं कर सकती। मैं अपने बेटे का हाथ पकड़ा और वहाँ से वापस ले जा रहा था। मैं चुप था। मेरी बीवी कहने लगी ये क्या बात हुई है? जुनैरा से कहने लगी क्या तुमने इस लड़के को समझाया नहीं था? क्या इसने अपनी माँ को राज़ी नहीं किया था? जुनैरा कहने लगी इसकी माँ तो राज़ी थी, पता नहीं इसे क्या हुआ। मुझसे कहने लगी बाबा मैं मर जाऊंगी इसके बगैर, प्लीज़ आप इसकी माँ से जाकर बात करें। मैं चुप था, जैसे पत्थर का हो चुका हूँ। मैंने जब इसकी माँ मान ही नहीं रही तो छोड़ो इस बात को, हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। जुनैरा कहने लगी मैं मर जाऊंगी बाबा, मैं जहर खा लूँगी। ये कह के वो कमरे में चली गई। मैं परेशान होकर रह गया था। कैसे जाकर रिश्ता मांगता, कैसे कहता पहले ही माजी में इसके साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर चुका था। शायद इसकी शादी हो चुकी थी। इसका इनकार की वजह शायद यही थी कि वो मेरी शक्ल दोबारा नहीं देखना चाहता। लेकिन मेरी बेटी सुबह तक बुखार में मुब्तला हो चुकी थी और इस बार फाइक का पुकार रही थी। इसका बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। 2 दिन वो यूं ही बुखार में बेहोश रही। मेरी बीवी रोने लगी, मेरी मिन्नत समाजत करने लगी कि मुझे फाइक के घर ले जाओ। मैं इसकी वालिदा से मिन्नत समाजत कर लेती हूँ, इसके सामने हाथ जोड़ लेती हूँ। अगले रोज़ मैं जुनैरा से पूछ कर और इसके घर चला गया। दरवाज़ा इसी ने खोला था। मुझे देखकर इसके माथे पर बल पड़ गए थे। इसकी आंखों में वही नफरत थी जो कि इस रात को थी। जब मैंने सलाम किया तो कहने लगी आप यहाँ से जा सकते हैं। मैंने कहा मैं अपनी बेटी के हाथों मजबूर होकर आया। कहने लगी आप यहाँ से जा सकते हैं। मैंने कहा मैं अपनी बेटी के हाथों मजबूर होकर आया, मेरे गुनाह की सज़ा मेरी बेटी को मत दो। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी मैं ये शादी कभी भी नहीं करूँगी। मैंने कहा देखो तुम्हारी भी शादी हो गई, तुम्हारा भी घर बस गया, तुम मुझसे जो चाहे बदला ले लो, लेकिन जुनैरा मेरी इकलौती बेटी है, इसके साथ ये जुल्म ना करो। तो वो कहने लगी कि
अगर मैंने फाइक की शादी जुनैरा से कर दी तो आप खुद से भी नजर नहीं मिला सकती, अपनी नज़रों में गिर जाएंगे। मैंने कहा क्या मतलब, मैं समझा नहीं। तो वो कहने लगी कि मेरी शादी कहीं भी नहीं हुई, क्योंकि मैं एक माह बाद उम्मीद से हो गई थी। ये सुनकर मेरे तो होश उड़े। वो कहने लगी मेरे माँ बाप भी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए मेरे बाप को हार्ट अटैक हो गया और मेरी माँ ने खुदकुशी कर ली। मैं पढ़ी लिखी थी इसलिए स्कूल में पढ़ाने लगी। भाई तुम्हारा सगा बेटा है, तुम्हारे नाजायज औलाद है, फैसला मैं तुम पे छोड़ती हूँ, चाहो तो अपनी बेटी की शादी कर दो। ये सुनकर मेरे होश उड़े। मैं इसे हैरत से देखते जा रहा था और इसने दरवाज़ा मेरे मुंह पर बंद कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा भी हो सकता है। मैंने दरवाज़ा फिर से खटखटाया तो इसने दरवाज़ा खोला और कहने लगी अब क्या चाहते हैं। बाइक आपकी बेटी को फ़ोन नहीं करेगा, मैं इसे मना कर चुकी, अपनी कसम दे चुकी। अब अपनी बेटी को समझाना आपका काम है, क्योंकि दोनों ही आपकी औलाद हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये एक जायज़ है और एक नाजायज़। मैंने कहा मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, मैं तुम्हारे घर भी गया था, तुमसे निकाह करना चाहता था। मैं तुमसे निकाह कर लूँगा तो हारिस और जुनैरा की शादी नहीं हो सकती। तो वो कहने लगी आपको क्या लगता है मैं निकाह कर लूँगी आपसे, वो भी अब इस उम्र में। वो कहने लगी मैं तो अपनी इस रात की गई नेकी पर अब तक पछताती हूँ। जब मेरा बेटा मुझसे अपने बाप का नाम पूछता है, मैंने अपने बेटे को अपने बाप का नाम दिया है। मैंने ये ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से गुजारी, मुझे तुम्हारी शक्ल से भी नफरत है और इस रात की नेकी से भी जो मैंने की थी और मुझ पर भारी पड़ गई। मुझे तुम पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। ये कहकर इसने दरवाज़ा बंद कर दिया। ये देख के मैंने दरवाज़ा फिर से बजाया। मैंने कहा देखो तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया बहुत गलत किया और मैं इसका एतराफ़ भी करूँगा। मैं तुम्हें इज्जत देना चाहता हूँ। तो वो कहने लगी नहीं चाहिए इज्जत, मेरा बेटा भी अब ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। मैंने कहा लेकिन मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। तो वो कहने लगी माशरे को सच बताने की हिम्मत है। मैंने कहा हाँ मुझ में हिम्मत है। तो वो कहने लगी मैं अपने बेटे से पूछ के बताऊँ। मैंने कहा प्लीज़ इसे अभी कुछ मत कहना, एक बार निकाह होने दो, मैं खुद बता दूंगा। तो वो कहने लगी ठीक है, मैं भी देख लेती हूँ कि तुम कितने बासरफ इंसान हो। मैंने कहा कल मैं तुम्हें लेने आऊँगा और हम मस्जिद में किसी मौलाना के सामने निकाह कर लेंगे। मैं जानता था कि मेरी बेटी कभी भी मेरी किसी बात का एतबार नहीं करेगी। मैं दिल में तो यही था कि मैं सच को सामने ले आता और अपनी गलती का इकरार कर लेता। मैं अगले रोज़ इसे लेने के लिए पहुंच गया, वो भी तैयार थी। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो चादर ओढ़कर बाहर निकल आई, फिर मेरे साथ गाड़ी में बैठ गई। हम दोनों ने मस्जिद में जाकर मौलाना साहब के सामने निकाह कर लिया, क्योंकि मेरी बेटी मुझसे शादी के इनकार की वजह जानना चाहती थी और फाइक अपनी माँ से। और हल ये सिर्फ यही था कि सच्चाई सबके सामने आ जाती। मैंने कहा कि तुम फाइक को मेरे घर बुला लो ताकि सारी सच्चाई मैं सबको बता दूँ, जुनैरा को भी और फाइक को भी। तो वो कहने लगी ठीक है। इसने फिर अपने मोबाइल से फ़ोन किया और कहने लगी कि तुम जुनैरा के घर पहुंच जाना। वो ये सुनकर खुश था। बहरहाल हमसे पहले ही वो घर पहुंच चुका था। जब मैं और मेरी बीवी अम्मीन घर पहुंचे तो नुमैरा जुनैरा और फाइक तीनों लाउंज में मौजूद थे। हम दोनों को साथ देखकर हैरान हुए, क्योंकि मैंने अमरीन का हाथ पकड़ रखा था। सब बेयकीन से थे। जब मैंने कहा कि मैंने अमरीन से निकाह कर लिया है तो फाइक और जुनैरा तो यूं थे कि जैसे सांस लेना भूल गए। फाइक अमरीन के पास आ गया और इससे कहने लगा अम्मी आपने क्या किया है। तो वो कहने लगी जो पूछना इससे पूछो। मैंने सबके सामने वो वाक़या सुना दिया।
जिसे सुनकर जुनैरा की आंखों के आंसू बह रहे थे और नुमैरा की आंखों से भी। मैंने कहा कि मैं झूठ की जिंदगी में जीना नहीं चाहता। तुम और फाइक सगे बहन भाई हो। अब तक अमरीन इस बात का जवाब फाइक को नहीं दे पाई कि इसका बाप कौन था। मैंने जो ज्यादती इस दिन शैतान के बहकावे में आके की थी, इसकी तलाफी करने का मुझे एक मौका मिल गया था। मेरा ये फैसला हो सकता है कि आप लोगों को बुरा लगे, लेकिन एक वक्त आएगा कि आप लोगों को खुद मेरे इस फैसले पर एतराज़ नहीं करोगे। ये कहने के बाद मैं अमरीन को अपने कमरे में ले गया था। जानता तो था कि ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये हकीकत सबको मान के लेनी थी, क्योंकि यही सच था। शुरू में एक दूसरे से बहुत कतराते थे, लेकिन फिर असल रिश्ते की हकीकत को जान कर इसे मान चुके थे। तो मेरा 2-4 महीने मुझसे बहुत नाराज़ रही थी, मुझसे बात तक नहीं करती। लेकिन मैंने इसे कहा कि मेरी एक गलती की वजह से इस लड़की ने अपनी सारी उम्र की खुशियाँ गंवा दी। तुम क्या चाहती हो, अब इसके साथ ज्यादती करूँ? तो मेरा प्लीज़, अगर तुम चाहो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। इसके साथ अपना अच्छा रवैया रखो। शायद मेरी बात इसे समझ में आ गई थी, इसलिए इसने अपना रवैया अमरीन से बेहतर कर लिया था। वक्त लगा था, लेकिन सब कुछ ठीक हो गया था, क्योंकि मैं अब भी सही फैसला ना करता तो शायद पछतावा सारी ज़िंदगी मेरी जान का अज़ाब बन जाता। इसलिए क्योंकि गलती मेरी थी और बहुत बड़ी गलती थी।